मगर हां, जो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने उससे बड़ी चीज हासिल कर ली है। बीजेपी ने सिस्टम को हैक कर लिया है और यह बात महाराष्ट्र के चुनावों में साबित हुई। मसलन लगातार हमेशा हरियाणा चुनाव के साथ महाराष्ट्र के चुनाव होते थे, मगर फिर हरियाणा के तो चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव हो गए, महाराष्ट्र के चुनाव 1.5 महीने बाद हुए। क्यों हुए? ताकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महिला वोटर्स तक लाड़की बहन योजना के अंतर्गत पैसे पहुंचा दे। यह मत भूलिए, चुनाव आयोग ने जब महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा की, उसके ठीक एक दिन पहले मुंबई में टोल फ्री हो गया था। इस तरह से खेला चल रहा था दोस्तों। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर यह चुनाव जीतना चाहती थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह गौतम अडानी भी थे। जी हां, गौतम अडानी के पास जो योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उन योजनाओं पर कोई आंच आए। यह मत भूलिए कि किस तरह से चुनावों में पैसा बहाया गया। आपकी स्क्रीन पर यह है विनोद तावड़े। इन्हें बाकायदा रंगे हाथ 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। एकनाथ शिंदे के एक नेता हैं जिन्हें 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया था। देवेंद्र फडणवीस के करीब हैं सुमित वानखड़े, उनके खेत में शराब मिली थी। चुनाव आयोग ने कितने लोगों पर कार्रवाई की बताइए? क्या कोई जांच के आदेश दिए गए? इसीलिए मारकरवाड़ी के लोगों को ईवीएम के जरिए जो नतीजा मिला है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जब सिस्टम आपके हाथ में हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के उप विधानसभा चुनावों में किस तरह से वहां पर पुलिस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग और फील्डिंग कर रही थी। वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। किस तरह से पुलिस महिलाओं को पिस्तौल दिखा रही थी, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। और इन तमाम तस्वीरों के मद्देनजर लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि राजीव कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, पूरी तरह से नतमस्तक हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी के आदमी भी बताए जाते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के चुनावों के साथ क्यों नहीं कराए गए? क्या वजह है कि भाजपा के नेता, एकनाथ शिंदे के नेता जो पैसे के साथ पकड़े गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसीलिए जनता जो है इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने कल जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। मैं चाहूंगा आप सुने अभिषेक मनु सिंघवी कौन सी मांगे रख रहे हैं। यह बहुत अहम मांगे हैं। मुद्दा यह नहीं कि कांग्रेस से मांगे उठा रहा है, मुद्दा यह है कि जनता को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। पूरे विपक्ष को इसको लेकर जागरूक होना पड़ेगा। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा। हम लोग सब अभी बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से वार्तालाप करके आए हैं चुनाव आयोग से। लगभग 1.5-2 घंटे बाद चली है, 1.5-पौने 2 घंटे। कई बिंदुओं पे वार्तालाप हुआ। हमने बड़े स्पष्ट रूप से हमारे बहुत गंभीर मुद्दे उनके सामने रखे। संक्षिप्त में बात यह है कि हमारा उनके सामने जाना संवैधानिक पारदर्शिता के आधार पर है। आप जानते हैं कि चुनाव समतल जमीन पे न हो तो गणतंत्र और लोकतंत्र पे आघात होता है और वो सीधा बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है। इसलिए हमने कहा कि पारदर्शिता, विश्वास और लोकतंत्र के इंटरेस्ट में ये वार्तालाप होना चाहिए। और इसका मुख्य बिंदु था कि जो हमारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपको डेटा रिलीज करना चाहिए, तथ्य देने चाहिए, उसका अवलोकन और उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। 3 या 4 मुख्य बिंदु थे। पहला था कि किस प्रकार से लाखों, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का, वोटर्स का घटत हुई है, कमी हुई है, डिलीशन हुआ है महाराष्ट्र में। हमने कहा है कि इसके जो पर्याप्त फॉर्म होते हैं, इसके एक तौर तरीका होता है, घर घर जाके इसको प्रमाणित करना होता है। उस प्रक्रिया के लिए हमें बूथ वाइज, पोलिंग बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विस्तृत डेटा चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है। उससे मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा नंबर
जो लोगों का डिलीशन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हुआ बिंदु नंबर 1। और उसमें हमने ये बताया कि कई बार हमारे सब लोग ज़मीन पे बात करके आए हैं, पटोले साहब यहाँ पर हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, कि कई लोगों ने बताया कि कई डिलीशन एक व्यक्ति के 200-250 फॉर्म भरने के साथ हुए हैं। ये असंभव है। इससे मालूम पड़ता है कि एक साथ सामूहिक रूप से आप विकृत करना चाह रहे हैं चुनाव प्रणाली को। दूसरा हमारा बिंदु था इसी रूप में वोटर लिस्ट में जोड़ना, एडिशंस, और उसमें हमने कहा कि लगभग 5 महीने का जो समय है लोकसभा और असेंबली के बीच में, उसमें लगभग 47 लाख यानी 50 लाख से 3 लाख कम वोटरों का जोड़े गए हैं, एडिशन हुआ है। इसका औचित्य क्या है, इसके फॉर्म्स कहाँ हैं, फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, इसका डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैसे है, किस आधार पे हुआ है, हमको वो रॉ डेटा चाहिए। हमारे विभाग में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उसका रॉ डेटा का निष्कर्ष हम अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन वो रॉ डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी मांग की। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि चुनाव आयोग के खुद के दिए हुए आंकड़ों के आधार पर एक सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण लिया जाए तो 3 आंकड़े आते हैं। 58.22% वोटर टर्नआउट 5 बजे, 65.02% वोटर टर्नआउट 11:15 बजे रात को, 11:30 बजे रात को, और अंतिम आंकड़ा अगले 2 दिन बाद 67% या 67 से थोड़ा ऊपर, यानी 7% लगभग का फर्क। हमको जवाब मिला, बड़ा विस्तृत रूप से बहुत सौहार्द के साथ बातचीत हुई, हमको जवाब मिला कि साहब वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और जो 17C का फॉर्म है वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन हमने उनसे इसका पुष्टिकरण मांगा है और इसके लिए रॉ डेटा मांगा है, नहीं तो ये 7% पूरा खेल चुनाव का बदल सकता है। और अंत में मेरे मित्र ने, प्रवीण जी ने कई आंकड़े दिए जो हमने रखे उनके समक्ष। वो बताते हैं कि 118 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 118 जहां की 25,000 या उससे ज़्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच में 118 और 25,000 की बढ़त, यानी काउंट जिन लोगों ने पोल किया, ये एक अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है, और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है। 118 में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये एक बिंदु बता रहा हूं, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं, इस प्रकार के और कई बिंदु। ये बात सही है कि विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जवाब आएंगे, ऐसे आंकड़े आएंगे जो हर प्रकार से पारदर्शिता की कसौटी को मिले और अविश्वास को हटाएं। चुनाव आयोग के पास क्या कांग्रेस के इन सवालों का जवाब है? पता नहीं, मगर मारकरवाड़ी ने जो सवाल उठाया है, मराठी में इस बैनर को देखिए दोस्तों, यह बैनर लगा था गांव में, इसके जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ यह बगावत की गई है। चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, प्रशासन ने मॉक वोटिंग नहीं करने दिया। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उन्हें मॉक वोटिंग क्यों नहीं करने दिया? आखिर क्या वजह है कि उन्हें रोका गया? बताइए, यह सवाल तो होना चाहिए ना कि क्या वजह है उन्हें रोका गया है। बार बार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों में 11 लाख मतों का अंतर, यानी कि जितने वोट डाले गए और जितने वोटों की गिनती हुई उसमें 11 लाख मतों का अंतर है। वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है जिसकी पड़ताल के बाद यह पाया गया कि लोकसभा चुनावों में 79 सीटों पर गड़बड़झाला हुआ है, या कम से कम उसका आरोप लगाया जा रहा है।
ये जो मतों में अंतर था, इसका सीधा फायदा भाजपा गठबंधन को मिला। आज तक वो 11 लाख मतों का अंतर कैसे आया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। यही सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से भी किया है, मगर इन सवालों का जवाब थोड़ा ना दिया जाएगा। इस देश में सवाल पूछना गुनाह है। जी हां, सवाल चाहे छात्र करे, किसान करे, विपक्ष करे, पत्रकार करे, जो सत्ता से सवाल करता है, ये सभी सवाल गुनाह है, क्योंकि यह संगोल युग है, ये राम राज्य चल रहा है और भाजपा के इस राम राज्य में सवाल पूछना मना है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए एक जो खबर आ रही है वो ये, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एकनाथ शिंदे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे, देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे, मगर किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस संदर्भ में निर्मला सीतारमण मुंबई में हैं, वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगी। मगर इंडियन एक्सप्रेस की माने तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मान गए हैं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और अजीत पवार भी उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आखिरकार 5 दिसंबर को जो है पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। कम से कम यह ड्रामा जो खिंचा आ रहा था वो खत्म हो रहा है। किसी ने सवाल नहीं किया कि विधानसभा का सत्र खत्म हो गया था, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, यह सब नहीं हुआ। कोई गोदी मीडिया यह सवाल नहीं पूछ रहा था कि आपको 230 सीटों से ज्यादा मिल गई हैं, फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तय करने में इतनी दिक्कत आ रही थी। बाय द वे, औपचारिक तौर पर अब भी ऐलान नहीं हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। जी नहीं, औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना है कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है, मगर भाजपा गठबंधन कुछ भी कर सकती है। वो रिसोर्सेज, स्रोतों का दुरुपयोग कर सकती है, सिस्टम की बखिया उधेड़ सकती है, सिस्टम को हैक कर सकती है, मगर मजाल है इनसे कोई सवाल करे। मगर हम तो सवाल करेंगे साहब, जवाब मांगेंगे। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत।